अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। ज़हनी मसाइल और ज़हनी तनाव और माशरे में बिगाड़ फैलता जा रहा है। एक बड़ा ख़ास मौजू है कि अगर, और या बल्कि ये भी कह सकते हैं कि क्या मुझे ज़हनी मसला है या क्या मुझे कोई पागलपन की शिकायत तो नहीं है। अब आप यहाँ रुकेंगे और सोचेंगे कि मैं क्या टॉपिक लेके आ गया हूँ। ये टॉपिक है हमारे माशरे में गली में रुके इशारे पे रुकना, कहीं गालम गलोच भरता जिसे ब्लड प्रेशर का नाम दे दिया जाता है, हमारे बदलते रवैये या गली मोहल्लों में अपनी बहन बेटियों के साथ जो तरीके अपनाए जा रहे हैं। दुकान पे अगर बच्ची को सौदा लेने जाती है तो उसको जिनसी हरासगी या जिनसी तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं हमारी ज़हनी बिगाड़ का बाइस है। आज मैं सैगल सिटी पहुंचा हूं जो कि रिहैब होम क्लिनिक है, और ये ख़ास सिर्फ इसलिए है कि अगर हमें कोई भी मसाइल ऐसे हैं जो कि हमारे जहन से वाबस्ता हैं, हमारे फाइनेंशियल ज़हनी मसाइल हैं, माशरती ज़हनी मसाइल हैं या बायोलॉजिकल हैं, तो हम किसी सही जगह पे आएँ। ये ना हो कि हम रॉन्ग प्लेस पे जाके अपना इलाज शुरू करें। ये एक मर्ज़ है, बेशक आप इसे मर्ज़ ना समझें, एक मसला समझ लें। उस मसले के तदारक के लिए, या आपकी जैसे हम गाड़ी है, गाड़ी जब पूरी रेस नहीं पकड़ी होती तो हम उसे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और हम सोचते हैं कि सही मैकेनिक के पास जाएं, वरना ये ना हो गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाए, हेड ही तबाह हो जाए। तो इसलिए आपने जब किसी सेंटर का इंतखाब करना है तो मेरे ख्याल में ये कोई भी अछूत या ऐसी चीज़ नहीं है। सही जगह आएँ। ये रिहैब होम क्लिनिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान के नामवर साइकेट्रिस्ट जो है मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपको कुछ ऐसे केसेस दिखाएंगे जो कि माशरे के अंदर बिगाड़ से निकल कर अब बेहतरी की तरफ राग़ब हैं और एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। आपको रिहैब सेंटर लिए चलते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब और दिखाते हैं कि यहाँ सिलसिला कैसे चल रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर फैज़ मोहिउद्दीन मौजूद हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिहैब होम के। अब हमें ये कुछ चीज़ें विज़िट करवाएंगे, फिर इनसे कुछ चंद सवालात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। रिहैब होम क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है? रिहैब होम जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट सेंटर है। जो मरीज़ ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और जो हमारे भाई ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, उनको हम यहाँ पर 24 घंटे अपने पास रखते हैं और वो हमारे पास 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 महीने, 100 दिन, मतलब हर मरीज़ की अपनी अपनी जो उसकी एक ज़रूरत है, नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनका एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उनको यहाँ पर एडमिट करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करूँ, ज़रा माइंड ना कीजिए। कहते हैं रिहैब सेंटर्स में लोगों को संगलों से, रस्सियों से बांध के रखा जाता है, वो चीखते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है? जी, इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये बताया कि हमारा जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और जाहिर बात है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ तो इस किस्म के ब्लंडर्स की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। That's my point, मतलब ये जो गली मोहल्लों में हैं सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर ये एक है प्रैक्टिस। लेकिन हमारी जो टीम है इंतहाई एक्सपर्ट टीम है, तो हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म का कोई यहाँ पर ऐसा हो। बिल्कुल। मैं तो पहले दूसरे देख लेते हैं। ये बोर्ड है रिहैब का, यहाँ एमरजेंसी नंबर्स और हर चीज़ जो है वो डिस्प्लेड है। वर्किंग आवर्स में कौन है, ऑफिस ऑर्डर कौन है, टाइम टेबल क्या है, मोबाइल नॉट अलाउड, मतलब यानी ई ड्यूटी से लेके हर चीज़, कौन से डॉक्टर का कौन सा केस है और कितनी डेट को है। मैं नाम नहीं दिखा सकता लेकिन चीज़ें बता सकता हूँ, कौन किस वक्त है, वो सब कुछ यहाँ बताया गया है। ये देखें, यहाँ रिहैब होम का सारा स्केड्यूल है। CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये कैसे सारा एक चार्ट है वो भी यहाँ शो किया गया। इवन सिक्योरिटी है, वार्ड बॉयज़ है, शेफ़ कुक है, कारी साहब हैं, बार्बर्स हैं, स्वीपर है, ये सब कुछ मुयस्सर है प्रोग्राम में। ये अब वो एरिया है जो कि मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड होना भी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि वैसे तो इस पूरे रिहैब का ये जो सेगमेंट है यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। ये अब वो सेंटर है जहाँ डॉक्टर साहब से पूछूं, ये क्या चीज़ बनाई है आपने कॉन्फ्रेंस, ये लिविंग रूम टाइप है? एक ग्रुप थेरेपी सेशंस हैं जहाँ पर हमारे बहुत से मरीज़ इकट्ठे होकर बैठते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। और फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पर बैठ के ग्रुप की कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है या कोई थेरेपी से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो वो उसके लिए ये हॉल हमने। ये पेंटिंग्स भी इनकी बनाई हुई? ये पेंटिंग्स भी हमारे मरीजों ने ही बनाई हुई है और वो फिर हम यहाँ पर उनकी दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। यस ऑफ कोर्स। ये बड़ी एक जो आर्ट थेरेपी है ये बड़ी फेमस है और हमारे यहाँ
रिहैब होम में इसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अच्छा, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जी जाती जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे एक इत्तेफाक हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि इससे हमें, अगर हम एक पहले मरीज़ को एक कागज़ के ऊपर कुछ बनाने के लिए दे दें, हमें सब पता चलता है कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो मरीज़ होते हैं वो अपने इनर जो उनमें थॉट्स होती हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली लेके वाइट पेपर उसके ऊपर अपनी सोचें बनाते हैं। चले हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, और कुछ दिखाते हैं कि रूम्स जो है वो क्या चीज़ है। और अच्छा, ये रूम है, और जी जी ये इरफान आ 3 जाए, बेड्स का रूम है। ठीक हो गया। अब यहीं से दिखाइएगा। 3 मरीज़ जो हैं यहाँ पर एक रूम में, यहाँ पर अच्छे तरीके से ये कंडीशन है फुल्ली। अच्छा, मुझे वैसे जब अंदर आ रहा था मुझे लगा शायद यहाँ स्ट्रेचर लगे होंगे या दूसरे बेड होंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ताकि वो मेंटली भी स्टेबल हो सके। जी बिल्कुल, हमने इसीलिए अपने रिहैब का नाम भी रखा है रिहैब होम, ताकि घर वाली फीलिंग्स आए, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि उन्हें कहीं कैद खाने में बंद कर दिया गया है, छोड़ दिया है, वो हॉस्पिटल का जहन आते हुए आधी बीमारियां जाग जाती हैं, वो ना हो। और ये ऐसे ही ये 2 मरीजों का है रूम। ठीक हो गया। ये इरफान दिखाइएगा ज़रा कि एक सिंगल और सेपरेट और बड़े कंफी जो सेगमेंट है वो प्रोवाइड किया गया, ताकि एक मरीज़ जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। उनके लिए जो सहूलियात ख़ास तौर पर टीवी है, एसी है, एक साफ़ सुथरा और पुरसुकून माहौल है, वो है। स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मौजूद। डॉक्टर साहब, अब लोगों ने बहुत सारों ने ये भी क्वेश्चन अंदर जहन में आ रहे होंगे कि इसके क्या है प्रोसीजर, कैसे यहाँ किसी को एडमिट करवाया जाता है, या आप लोग कैसे किसी को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो यहाँ दाखिल होगा, और उसके अखराजात। जाहिर बात है कि जब मरीज़ जो होते हैं वो अपने घर वालों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब वो 3-3 दिन घर नहीं आते, जब वो रातों को सोते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं मानते, तो और वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो और किसी ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, तो फिर उनकी जो फैमिली है वो फिर हमारे साथ रुजू वो फिर करती है। तो हमारी तो पहली तो यही होती है ट्राई कि मरीज़ को घर वाले उसको किस तरीके से मना के वो यहाँ पर वो ले आते हैं, और फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मरीज़ से बातचीत के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए फिर मरीज़ को इस ज़हनी तौर पे इस तरीके से उसको बना लेते हैं कि फिर मरीज़ अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने अंदर एक चेंज लेके आने के लिए विल पैदा कर लेता है, और वो फिर हमारे पास एडमिट होता है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल मरहला है किसी को ये रियलाइज़ करवाना कि आपको ये चीज़ है, क्योंकि यकीन मानिए हमारे माशरे के अंदर एक टैबू है, किसी को अगर कैंसर है, किसी को अंदर कोई भी बीमारी है, घर वाले कहते ना 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 इनू नहीं दसना, इनू ना पता। ये बीमारी को छुपाना कितना बड़ा, मेरे ख्याल में ये जुर्म के नज़दीक है। यही हमारे यहाँ इसी को स्टिग्मा बोलते हैं, कि हम समझते हैं कि ये एक माशरती नासूर है, ये एक गुनाह है, जुर्म है। मतलब कि अगर हमारे घर में कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो एक मुजरिम है। हम उसको मरीज के तौर पे नहीं देखते, हम उसको एज ए मुजरिम के तौर पे देखते हैं। किसी को ज़हनी तौर पे तनाव है तो उसे कहते हैं अछूत है, इसके नज़दीक में जाना, कोई बच्चा मार देगा, बच्चे को मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसमें माशाल्लाह से आप लोगों का जो मीडिया है इसका भी बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है, और जो हम लोग हैं साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो भी इसमें अवेयरनेस में उनका बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। ये हमारी मैडम है, शी इज़ आवर सीनियर साइकोलॉजिस्ट, तो ये भी आपको ख़वातीन भी हमारे पास एडमिट होती हैं यहाँ पर, तो उनके हवाले से भी ये आपको कुछ बताना चलो मैं बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम आपका? मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पर हम बहुत अच्छा फीमेल पेशेंट्स को के ऊपर ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चलता है, और उनका ड्रग रिलेटेड, एडिक्शन रिलेटेड भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ सवालात ना थोड़ा लाइटर मूड में करता हूँ, ताकि देखने वाले ना हमें बहुत ज़्यादा संजीदा समझ के ये ना हो कि वो कहीं यहाँ बहुत खौफ का माहौल है। ख़वातीन को कहते हैं स्ट्रेस बहुत कम होता है, ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है, या वो स्ट्रेस दे रही होती हैं, तो आप यार देखने वाली ये ख़वातीन को बता दें कि अगर उनमें से किसी को कोई अलामात हों तो कौन सी अलामात हैं कि वो ये फ़ील करें कि उनको भी है, उनको सिर्फ हस्बैंड को, बेटे को, या कोई भी मेल आइडेंटिटी जो है उसे नहीं है सिर्फ। असल में
यही तो लैक ऑफ नॉलेज है कि यहाँ पे समझा जाता है कि फ़ीमेल्स जो सी हैं वो अगर घर में सारे काम काज कर रही हैं तो हम समझते हैं कि वो हट्टी कट्टी हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ मरीज़ तभी नहीं बनता जब वो बिस्तर पे पड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम पेशेंट को लेके ही तब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, जब वो सिर्फ बिस्तर को लग जाता है। तो छोटे छोटे इश्यूज़ घर में चल रहे होते हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट, ऐसे ही नहीं औरतें हो जाती। देयर आर सर्टेन रीजंस, और कोई ना कोई उनके भी स्ट्रेसेस होते हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई उनके ससुराली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनका वो स्ट्रेस ले रही हों, अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, अगर वो टीनेज गर्ल्स हैं तो वो उनके कोई अपने पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रही, उसका स्ट्रेस ले रही हैं। कोई कैरियर ओरिएंटेड वूमेन होती हैं, उनके लिए घर और अपनी जॉब को साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। माज़रत में एक ज़िमनी सवाल अंदर आ, हमारे बहुत सारी प्री प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पार्टम जो उससे तो समझे नहीं जाता माशरे में। हमारी सियानी औरतें कह देती हैं ले असी तो नियाने पैदा किए, और मैंने देखा है कि ये अब जो हमारी न्यू जनरेशन उन खवातीन के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियों कॉमन हो गया है। इट इज़ वेरी मच कॉमन, और इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया जाता कि ये बीमारी है और इस चीज़ का इलाज पॉसिबल है। तो मैं ऐसी सारी खवातीन जो अपने अंदर इस तरह की इलामात महसूस करती हैं कि घर में वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पा रही, घर के काम काज में उनका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो गया है, थकावट हद से ज़्यादा महसूस कर रही हैं, या सोमैटिक कंप्लेंट होती हैं, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मुझे ब्लड प्रेशर जी, ब्लड बढ़ा हुआ है, हाँ जी, कॉमन कंप्लेन बना देते हैं। हालांकि वो ब्लड नहीं बढ़ा होता, हमने अनकॉन्शियसली स्ट्रेस लिया होता है और हमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सोमैटिक कंप्लेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल सही, ये बड़ा इलाज के लिए आए और अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। ये बड़ा कॉमन, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि माओ ने उठा के अपने बच्चे दीवारों में मार दिए हैं और बाद में कहा माँ ने बच्चा मार दिया। माँ बच्चा नहीं मार सकती, ममता नहीं मारती। वो आप जब उस एक ख़ास प्रोफाइल के अंदर जाके उतर जाएंगे ना, अपने एक और स्टांस में होंगे, तो आपको तो कोई भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक अलग डिप्रेशन से, और ये इतना ख़तरनाक हो सकता है। जब मैंने ये सुना तो मेरे इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं कि आप इसके ऊपर, हमें माशरे के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू करना होगी कि एक माँ जो बच्चे को पैदा कर रही है, उसके बहुत सारे बाद में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हल करना एक शौहर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये माशरे की इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे क्लिनिक्स, हमारी हर चीज़ क्यों भरी हुई है, क्योंकि हम इन चीज़ों को अनअटेंडेड छोड़ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हफीज़ हैदर सर। हफीज़ साहब, हमारे पास एक दोस्त मौजूद हैं, इनका ये कब से यहाँ हैं और क्या प्रोसीजर हुआ है इनका? तकरीबन इनके जो है 3 मंथ से ऊपर टाइम हो चुका है। ये हमारे पास जो है पॉली एडिक्शन के साथ आए थे। जब ये आए थे तो जो है इनकी जहनी हालत भी जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थी, तो फैमिली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और पेशेंट जो है अपने सेंसेस में नहीं था, एक साइकोटिक फेज़ के अंदर था जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है अपने सेंसेस में बैठा हुआ है। ओवरऑल जो है यह इनका ट्रीटमेंट चला है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन हुई है, इंडिविजुअल सेशंस हुए हैं, ग्रुप सेशंस हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इसे इंगेज किया गया और बहुत सारे इसके एरियाज़ के जो लाइफ के एरियाज़ के ऊपर काम किया गया। तो जो है माशाल्लाह आज स्टेबल बैठा है। बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं पेशेंट से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारे सर रफ़ी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेरी हालत, मेरी तबीयत, मेरी सेहत ऐसी थी जब मुझे लाया गया था कि मैं मतलब ख़ुद वो समझता था मेरे रूस से भी ताल्लुकात है, मेरे चाइना से ताल्लुकात है, दुनिया ही मैं चला रहा हूँ IPP का इस तरह। फिर ये मैं और दूसरी चीज़ मैं कहता था इलाज है ही नहीं नशे का, लेकिन यहाँ पे इनके अदारे में आके मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। वाकई इलाज है। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, आप एज बड़े प्यारे दोस्त हैं आप, जब आप इस चीज़ में जा रहे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो इसमें जा रहे हैं, जब फंस रहे हैं ना, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि इसे हम कैसे निकालें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है ये बहुत मुश्किल है या बड़ी आसानी दस्तयाब है? ये मुश्किल भी है लेकिन ज़्यादातर आसानी है लेने वालों के लिए। हाँ, जिससे जहाँ पैसा हो, बस ये पैसे का खेल है। ठीक है, पैसा है ना, आपके घर 100 किलोमीटर से भी आएगी
लेके आएगा गला। जब उसे पता है ना कि 100 किलोमीटर का मुझे जहाँ 2000 बनता है मुझे 5 मिलना है, वो उड़ता आएगा। हाँ, अवेलेबिलिटी है इसकी बहुत ज़्यादा आम, अफीम, चर्स, पाउडर, आइज़ इतनी ज़्यादा आम है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन घर उजड़ जाते, तबाह हो जाते। मैं माँ बाप का इकलौता हूँ मैं। हाँ जी, मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे बाप अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनको सिगरेट से भी नफरत थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मुझे घर रखने के लिए, दुनिया से छुपाने के लिए मेरे सिगरेट खुद लेके आते थे। फौत हो गए हैं ये। यहाँ से जब मैं एडमिट हुआ हूँ उससे 10-12 दिन पहले। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में। क्या मुझे जाना है? फिर मुझे चाचू ने कहा, मैंने कहा ठीक है जी मैं जाता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि दर्दें होगी, लेकिन इनकी माशाल्लाह मेडिसिन अच्छी है, केयर अच्छी है, खाना बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। चिकन कौरमा मिलता है, हलीम चावल मिलते हैं। आपका फेवरेट कौन सा? मेरा इनका है चिकन कौरमा। मुझे सबसे कहते हैं सबसे पहले जो नाम लिया जाए ना वो फेवरेट होता है, तो आपको संडे को हमें बारबेक्यू मिलता है। हाँ जी, मतलब लेग पीस खाएं, चेस्ट पीस खाएं या कबाब। मुझे लगता है मेरे मुंह में पानी लेके आएंगे। मेरा वज़न बढ़ गया माशाल्लाह, मेरा वज़न बढ़ गया। ये चीज़ मेरी ना अप होगी, बढ़ गई, डोला बढ़ गया है। मतलब पहले मैं थोड़ा सूखा था, तो अब काफ़ी सारे कपड़े मेरे फिट हो गए हैं। चलिए अल्लाह पाक खैर करे, आप खैर से जाएं, फिर आपके कपड़े खुले हों, आप नए सिलवाएं। क्या कहेंगे बहुत सारे देखने वालों को कि जब आप, जैसे आपने कहा आना, नशा एंड का पैगाम मेरा ये, नशा एक लानत है। इस लानत से जितने लोग बच सकते हैं ना बच जाएं। ये बर्बाद कर देता है ख़ानदानों के ख़ानदान, तबाह कर देता है सोसाइटी, मुआशरा। अब आपने इंशाल्लाह जाके शादी करनी है? इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ उम्रे का मेरा प्रोसेस चल रहा है। उस्ताद माँ जी ने जाना, छोटी ने जाना, वहाँ से हम दुबई चले जाएंगे। मैंने आना ही नहीं, यहाँ आना ही नहीं। मुआशरे में है ही इतना सर जी, एक दोस्त मिल गया फिर लैप्स हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है? नशा करने वाले बंदे के दिमाग का पता नहीं चलता, क्योंकि वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता सम टाइम। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? ये ऐसे रिहैब सेंटर देखें, ये तो ऐसा रिहैब होम है जो कि आपको बड़ी सहूलत दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तो फिर हमें बहुत सेंटर्स चाहिए कि बहुत दुनिया में लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बचना भी चाह रहे हैं, कुछ साहिब हैसियत नहीं भी होते ना, उन्हें भी तो लेके आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम से यही मतलब है मैसेज कि इसकी जितनी रोकथाम कर सकते हैं उतनी करें, ना कि इन्हें मार के कोई और सिलसिला सोचें। ये नहीं कि इन्हें टीके जहर दे के मारें, क्योंकि ये भी बेकसूर भी और कसूरवार भी। आखिर इनको भी माओ ने पाला है, इनको भी माओ ने जन्म दिया है। आपको लगाया किसने? मैं लगाया किसी ने नहीं था। मुझे 25 साल हो गए नशा करते, 40 साल मेरी उम्र है, तो मैं खुद ही लगा था। चरस से शुरू हुआ था, पहले अल्कोहल थी, फिर चरस ज़्यादा, फिर अफीम, फिर पाउडर, फिर आइज़, इस तरह। नहीं रुकावट नहीं, नशे दिया तूड़ा पट देती हैं, इन्ना नशा की था। ठीक हो गया जी। देखें, ये एक मोटिवेशन भी है कि एक शख्स जिसने 25 साल ड्रग्स एडिक्शन की है और आपकी आंखों से आंसू भी आए हैं। ये बिलाशुबा जो स्टोरी है वो आप बड़े क्लोज़ हैं, और मेरे ख्याल में जब ये जाएंगे आपने तब भी अफसरदा होना है कि एक भाइयों वाला ताल्लुक। कहते हैं ना कि किसी के साथ हम किसी एक गाड़ी को भी 10 दिन यूज़ करने में दिल लग जाता है, तो एक ऐसा सेंटर जहाँ ऐसे नौजवान ना सिर्फ ठीक हो रहे हैं बल्कि क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था रेलवे पटरी के ऊपर, तो एक मंशियात वाले ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा खुदा का वास्ता जितने बचा सकते हो बचा लो, मैं उजड़ गया हूँ। ये इतना बड़ा पैगाम है कि जो आने वाले लोग अभी नहीं समझ रहे समझ जाएँ। कल फिर हमें पास देखें बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ अल्लाह का सद शुक्र है कि इनके पास वापसी की गुंजाइश मौजूद थी। जैसे ये कह रहे हैं मैं उम्रा करने जाऊँगा, दुबई चल जाऊँ, वापस नहीं आऊँगा। बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि वो वापस आते, घर उजड़ जाते हैं। कहते हैं किसी ने दुश्मनी निभानी ना उहदे न्याणिਆਂ ਨੂੰ औलाद ਨੂੰ नशे ते ला दिओ, उजड़ जाता घर। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम सर मेरा नाम शुएब मिर्ज़ा है सर। शुएब मिर्ज़ा साहब, आपके पास एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जी। ये क्या इनका केस है, ताकि हम फिर इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे? जी, इनका केस वो है जो आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स को ना सिर्फ ड्रग्स समझते नहीं, फैशनेबल ट्रेंड समझते हैं कि हम कूल लगें, हम अच्छे लगें, और फिर वो इस दलदल में इस तरह धंसते जाते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता। क्योंकि आज की ड्रग्स जो हैं वो चरस, कोकेन या दूसरी जगहों तक महदूद नहीं रही। ये पार्टी ड्रग्स हो गई, सिंथेटिक ड्रग्स हो गई, जिनको हम लेते हैं, हम आम स्टोर से भी ले लेते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार ये डॉक्टर भी तो देते ही हैं ना, मगर वो डॉक्टर्स एक तजर्बे की सूरत के ऊपर पेशेंट्स को किसी मर्ज़ के लिए दे रहे, हाँ किसी मर्ज़ के लिए दे रहे होते हैं। पेशेंट उन चीज़ों को जब मिसयूज़ करना शुरू करता है तो ना सिर्फ वो ड्रग एडिक्शन में जाता है बल्कि इसके साथ से नफसियाती मसला भी हो जाता है, जिसे हम साइकोसिस कहते हैं। मतलब वो दुनिया, हकीकी दुनिया से उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है।
मैं हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े खूबसूरत नौजवान मेरे पास मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब ऐसे नौजवान वापस ज़िंदगी की तरफ आते हैं और हमसे बेहतर नज़र आते हैं। तो ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? ये सफ़र मेरा यूनिवर्सिटी के दिनों में शुरू हुआ, जब मैं पार्टी काफ़ी ज़्यादा करता था। उसके दौरान मैं पार्टी ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता था, यही लगने के लिए कि मैं कूल हूँ, मुझे फैशनेबल चीज़ें लगती थी, डांसिंग पिल्स टाइप और एस्टेसी वगैरह। इसके अंदर मुझे लगता था कि मैं काफ़ी कूल लग रहा हूँ, काफ़ी फैशनेबल है और ये मैं काफ़ी स्मार्ट लुक करता हूँ इसे करके, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये कब शुरू हुआ था? ये आज से कोई 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले, यानी कि रफ एस्टिमेट 22 के अंदर। जी। और फिर आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत आगे जा चुके हैं? मुझे ये रियलाइज़ हुआ है इस अपने ट्रीटमेंट के दौरान कि ये मैं काफ़ी दूर चले गया था, मैं साइकोसिस में चले गया था, काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन था मेरे अंदर, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता था, मैं ये सोचता था कि क्या कहते हैं सब कुछ मैं ही ठीक हूँ, मैं ही आपको लगता है right कि ये जो आजकल हम देख रहे हैं, एक नौजवान गाड़ी लेके भाग रहा है, 3 लोगों को नीचे कुचल के चले गया, वो जी फलां इलाके का था, अमीरजादे का बेटा था, उससे पूछा गया, उसने कहा मैंने गलत नहीं किया। हाँ जी, ये क्या कहते हैं बेसिकली इंसान स्टिमुलेंट ड्रग्स के अंदर, इन लोगों ने मुझे ये सिखाया कि स्टिमुलेंट ड्रग्स जब इंसान इस्तेमाल करता है तो ज़्यादातर ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि वो कुछ Right and कर wrong की जाता है, आप- राइट एंड रॉन्ग की समझ नहीं रहती। तो ये ड्रग्स कहाँ से मिलती हैं? ये पार्टी ड्रग्स तो क्या कहते हैं डीलर्स के थ्रू मिलती थी। उससे जब मेरा क्या कहते हैं फेज शुरू हुआ, मैंने इनको क्विट करने की कोशिश की, मैं सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ आ गया, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की तरफ, ओके। जो मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल थे, वॉक इन के ऊपर कहीं से भी मिल सकते हैं। जाकर बस आपने सॉल्ट का नाम बताना है, केमिकल का नाम बताना है या ब्रांड का नाम बताना है, तो वो आपको मिल जाएंगे इजीली और आप वॉक इन पे उनको ले सकते हैं और आपने कंज्यूम कर स्टडी क्या सकते की हैं। है? मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब वो आपको किए हुए 2022 में किया जाए? 2023 में तो कंप्लीट हो गई थी। जी। उसके बाद आपका गैप आया। गैप आया तो जी। अब आप लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? अब लाइफ को मैं इंशाल्लाह इधर से जब जाऊंगा तो मास्टर्स से स्टार्ट करूंगा अपनी लाइफ को, मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंशाल्लाह। तो इस इधर से क्या कहते हैं जो मैंने सीखा है ना, वो ये है कि माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया मेरा। मेरे साइकोलॉजिस्ट ने, इधर की टीम ने, डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया और काफ़ी ज़्यादा मुझे समझाया है कि अब मैं जिस माइंडसेट्स के साथ अब लाइफ को देख रहा हूँ वो ज़्यादा फ्रेश और वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, ना कि क्या कहते हैं वो उलझन में फंसे रहना साइकोसिस में कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और साइकोसिस में ये था कि हाई मिलता था लेकिन लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन अब क्या कहते हैं वो कमी महसूस नहीं होती, अब हर चीज़ में खुशी महसूस होती है और ओरिजिनल खुशी महसूस होती है। जो लोग बुरे लगते थे अब वो अच्छे लगे, वो लगा कि मैं गलत सोच रहा था। हाँ जी, गलत सोच रहा था मैं। तो फैमिली के अंदर कौन लोग थे जो आपको, जिन्होंने रियलाइज करवाया यहाँ? मामा बाबा ने, स्पेशली मेरी मामा ने कि कोई तो मसला है, इसको क्या कहते हैं रिहेबिलिटेशन की और थेरेपी की ज़रूरत है। तो आपने तब कहा था कि नहीं ज़रूरत है? एट द स्टार्ट मैंने कहा था कि क्या कहते हैं मुझे नहीं ज़रूरत है ये वो, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े ख्यालात में चले गया था। इन लोगों ने मुझे सिखाया, उसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे इलाज की ज़रूरत थी और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं इधर लास्ट 2 मंथ से। लास्ट 2 मंथ से। एंड आपको उसके अंदर ह्यूज डिफरेंस, जो आप एक वेल एजुकेटेड हैं, वेल अवेयर हैं, क्या सहूलियात हैं आपको लगता है यहाँ जो आपके ख्याल में हमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स या इस मयार के सेंटर्स की ज़रूरत है? काफ़ी, ये तो क्या कहते हैं आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इधर क्या कहते हैं लिविंग ऐसी है जैसे घर ही है, क्या कहते हैं खाना भी अच्छा मिल रहा है, खाना 3 वक्त मिल रहा है, 3 वक्त अच्छा मिल रहा है, अच्छा वक्त पर कैंटीन आती है और एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम किया हुआ है। बाहर क्या कहते हैं प्लेन नेट लगा हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, और सारी फैसिलिटीज़ इधर अवेलेबल हैं। जो नॉर्मली एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, चिलर्स अवेलेबल हैं, रूम्स में एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं और 24/7 वो चल रहे होते हैं। सोलर का भी इंतज़ाम है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुआज़ आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हालिया अमेरिका से फेलोशिप करके अभी पाकिस्तान आए हैं और ख़ास तौर पर देखना ये होगा कि पाकिस्तान, ये मैं इसलिए भी कहता हूँ नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज भी हम पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिस्ट या
साइकी इश्यूज़ को एक गोलियों से मनसूब करते हैं, नींद की गोली खा लो ठीक हो जाएंगे, ये नहीं चलना। और मैं यकीनन तौर पर हम अपने आप को मज़ीद मरीज़ बना रहे होते हैं, या कोई भी दर्द हो, कोई भी इशू हो, पैराडोल खा लें आप ठीक हो जाएंगे। ये हमारी जो टोटके और देसी दवाइयाँ हैं, या हमने खुद घर पे बनाया हुआ जो नुस्खे हैं, इन्हें भी ठीक करना होगा। मेरे ख्याल में माहिरीन मौजूद हैं, इन्हीं के ज़ुबानी में सुनता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बैरून मुल्क से भी फारगुल तहसील हैं, वहाँ से फेलोशिप करके आए हैं, क्या है डिफरेंस हम साइकोलॉजिस्ट को कैसे देखते हैं और वो कैसे परसीव कर रहे हैं? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अहम क्वेश्चन है। देखें, जो सबसे बुनियादी बात है, किसी भी मर्ज़ को अगर आप देखें, कोई जहनी मर्ज़ है, तो हमारा एक जनरल एक नज़रिया ये है कि सिर्फ वो दवाई से ठीक होगा, ऐसा नहीं है। एक मॉडल है जिसको दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, कि आपको जहाँ अद्वियात की ज़रूरत है वो भी देंगे, साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग थेरेपी भी चलेगी, और हमें उनकी सोशल चीज़ों को भी इम्प्रूव करना है। तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो मुकम्मल इलाज नहीं है, वो होलिस्टिक इलाज नहीं है। तो अमेरिका में जो मैंने जो सबसे अहम चीज़ देखी कि वो इस मॉडल को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, सोशल सेटिंग्स को, और बायोलॉजिकल को जहाँ ज़रूरत हो। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये चीज़ें यहाँ पे इग्नोर होती हैं। दूसरी, अगर मैं बुनियादी नुक्ता देखूँ, मुझे वहाँ रह के उनके हेल्थ सिस्टम को करीब से देखने का मौका मिला, तो वहाँ इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान भी दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ पे सहूलियात और उससे भी ज़्यादा आगाही की कमी है, जिसको हमने और आपने मिल के लोगों तक पहुँचाना है। अगर हम इसको पुर कर लेते हैं तो बहुत सारे मसले हमारे बेहतर हो जाएंगे, हेल्थ सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। हमें सिर्फ ये करना है कि उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मुझे आपकी ये बात को सेकंड करूँगा। मुझे इसलिए सच्ची लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स की राहदारियाँ भरी पड़ी हैं। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो सेंटर्स के आप और डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पहुँचे हैं तो आपके वेटिंग एरिया भर गया है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि दे डोंट कम ऑन द राइट टाइम। अब उन्हें अपना रॉन्ग टाइम या राइट कहें, या अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के आना पड़ा है। अगर ये किसी वक्त जब स्टार्ट ऑफ द इरा था या स्टार्ट ऑफ कोई इशू था, तब ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते तो शायद क्यूज़ में लग के हमें ना आना पड़े। आज जैसे जहनी तनाव हमारा बढ़ रहा है, वैसे हमने बैरून मुल्क, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, हमने वहाँ लाइनें लगी नहीं देखी, क्योंकि हर एक को पता है मेरा आज डॉक्टर साहब के साथ 12:30 बजे टाइम है, तो मैंने 12:30 जाना है। उसे ये पता नहीं है कि मैंने जाकर लगना है लाइन में और 6 बंदे और लगे होंगे, मुझे कब टाइम मिलेगा ये नहीं पता। यहाँ हमने खराबी पैदा कर ली, और अनफॉर्चुनेटली अब हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हमारा हाल यही है जिसे हम कहते थे पागलों का डॉक्टर। अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा और अपना इलाज करवाना पड़ेगा। देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इस हकीकत से हम भाग नहीं सकते कि हमें अभी अपनी सहूलियात को बढ़ाना है। ये एक फैक्टर है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये उससे भी अहम नुक्ता ये है कि आपने जो बात कही कि आम तौर पे पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि पेशेंट चाहे किसी भी मर्ज़ का हो, ख़ास तौर पे साइकाइट्री का, वो डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास तब जाता है कि जब मसला बढ़ चुका हो। आप एक गोल्डन रूल याद रखिएगा जहनी अमराज का, जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें उतना कम वक्त लगता है, उतनी कम दवाई लगती है, और उतने ज़्यादा आपके प्रोग्नोसिस के अंदर बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें आपके, जिस तरह आपने कहा कि अगर टाइमली आप अपना ट्रीटमेंट सीख करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, तो इन कम रिसोर्सेज में भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी चीज़ है कि हम ये दिन ब दिन चीज़ें अब बढ़ भी रही हैं। ये हम रिहैब होम में मौजूद है, ये आलमी तकाज़ों पे कैसे है, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप उसे लुक आफ्टर भी करते हैं, क्या डिफरेंस है बाकी रिहैब से आपके रिहैब होम के अंदर? क्योंकि गली मोहल्लों में सेंटर भी खुले हैं। अच्छा, माजर के साथ मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास चल जाओ, कहता नहीं मैं ही इलाज करना, दफ़ा मरो, तुसी और डॉक्टर को नहीं जाना। मतलब यहाँ अपनी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं अपनी दिहाड़ी के चक्कर में दूसरे सही पर्सन के पास भेजने से रोक देता हूँ। ये भी प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर भी समझ रहा होता है कि फिजिशियन कहता है यही दवाइयाँ खा लो तुमने ठीक हो जाना है, तब चलता है जब पुलों तो पानी लंघ जाता। अब ये रिहैब सेंटर जो आपने बेहतरीन बनाया है, जिसके अंदर चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, क्या डिफरेंस हैं जो आप समझते हैं कि जो साइकी के रिलेटेड इशूज़ हैं वो यहाँ बेहतर जो हल हो सकते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें, सबसे अहम बात क्या है ट्रीटमेंट के लिए? जो सबसे अहम चीज़ है वो है डॉक्टर, आपकी जो टीम है जिसके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है।
हमारी जो सबसे हमें जिस पे एक हम खुश हैं और हम जिस पे प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो स्टाफ है उसकी रेशियो पेशेंट्स के साथ 1:1 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 बेड की सहूलियात हैं और हमारे जो टीम है वो 10 लोगों की है, तो यानी कि एक डॉक्टर एक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल 2 लोगों को डील कर रहा है। थ्रू आउट 24/7 मेडिकल कवर है। किसी पेशेंट को सर में दर्द होती है, उसे कोई मेडिकल का इशू आता है तो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है। साइकाइट्रिस्ट हमारे CEO प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद डोगर साहब ना सिर्फ फैसलाबाद के, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी के। सीनियर साइकोलॉजिस्ट फैज़ साहब हैं और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है, सोशोलॉजिस्ट हैं। तो हम लोग सिर्फ बिल्डिंग पे बिलीव नहीं रखते। बिल्डिंग तो आप कहीं पे भी चले जाएं आपको अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी, बड़े बड़े लॉन्स मिल जाएंगे, वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट करने वाले से होता है। अगर आपकी ट्रीटमेंट टीम मुकम्मल है, कॉम्पिटेंट है, हेल्थ केयर कमीशन के तकाज़ों को पूरा कर रही है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुआज़ आरिफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीफली ख़ास तौर पर जो चीज़ें इंटरनेशनली चल रही हैं, लोकली हमारी मार्केट में क्या प्रिवेल कर रहा है उसे बता रहे थे। और देखें एक चीज़ उन्होंने बड़ी ख़ास कही, जो आज हम पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर भी हैं, और जितना हम मोबाइल यूज़ करते हैं हम तो कहते हैं हम कुल अकल हैं। गली मोहल्लों में आप किसी से पूछें तो ये आपको ईरान अमेरिका तनाज़े का भी हल बता देंगे। तो मेरे ख्याल में जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई मसला होता है, तो हम अगर 5 मिनट बैठ के सोचें कि मुझे जाना कहाँ है, अगर हम उस वक्त सही फैसला कर लें तो मेरे ख्याल में एक बेहतर जगह, एक बार आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप अपना पैसे का ज़िया कर रहे हैं, टाइम का ज़िया कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दोबारा एक जगह पे जाएं जहाँ जाकर दूसरी बार आपको पे करना पड़े, तो आपको फील होगा कि शायद पहली बार आप सही जगह चले जाते तो एटलीस्ट 50 नहीं तो 25% तो आपके बचते। तो हमने अपना टाइम भी बचाना है और अपनी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाना है, ताकि हम अपने लिए बाइसे सुकून बन सकें। ये ना हो कि हम अपने ज़हनी तनाव को मज़ीद बढ़ा लें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम आज बात कर रहे हैं अपने ज़हनी तनाव जो माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अंदर मैंने इब्तदाई के अंदर प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि हम माहिरीन से आरा ले रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत अहम ये है कि गली मोहल्लों में खुलने वाले सेंटर्स और एक आलमी तकाज़ों के मुताबिक सेंटर में फ़र्क क्या होता है। हम रिहैब सेंटर के अंदर मौजूद हैं और आपको दिखा भी रहे हैं चीज़ों को आलमी मयार के मुताबिक कैसे लेकर चलना चाहिए। हमने डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CEO भी हैं, इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर हमने, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। हमने साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को एक ख़ास पागलों का डॉक्टर बना लिया है, और वो कहते हैं कि कोई पागल होना है, और मेरे ख्याल में अगर हम रोज़ की बुनियाद पे मिलें तो हमें बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं, एक चौक गुजर के तो हमें पता चलता है हो मैंने तो यूटर्न लेना था, ये हालात नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। कितनी ज़रूरत है और माशरे में फैली हुई इस ज़हनी तनाव जिसके अंदर फाइनेंशियल इशूज़ और बहुत सारे इशूज़ आज बढ़ते चले जा रहे हैं। आप माहिर हैं इसके, पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट हैं साइकोलॉजी एसोसिएशन के। कहाँ हम जा रहे हैं और कितनी ज़रूरत है अच्छे और आलमी तकाज़ों के मुताबिक रिहैब सेंटर जैसा आप खुद चला रहे हैं। जी, अगर हम रिहैब सेंटर की बात करें तो डेफिनेटली जी उसमें तो एक टीम अप्रोच चाहिए होती है ना, कि कितने लोग मिलके उसको डिफरेंट जो एरियाज़ को कवर करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे असेसमेंट करते हैं इनिशियल नीड देख के, और उसके बाद किन को ज़रूरत है आउटडोर ट्रीटमेंट की, किन को ज़रूरत है इंडोर की, और किन को जस्ट काउंसलिंग चाहिए। अब जैसे आपने एग्जांपल दी कि भूल के आप आ गए चले जाए, तो वो एक प्री ऑक्यूपेशन है, माइंड में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, उसको हम एक नॉर्मली कंसिडर करते हैं अनटिल अनलेस कि वो परसिस्टेंट हो, आपकी लाइफ पे अफेक्ट करे और आपकी वर्किंग पे असर आ जाए और बाकी लोग भी नोटिस करें और आप खुद भी उससे डिस्टर्ब हो, फिर हम कहते होते हैं कि इंटरवेंशन चाहिए। इंटरवेंशन डेफिनेटली काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, और जहाँ हार्ड कोर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ ट्रीटमेंट है, अद्वियात है, वो भी इस्तेमाल होती हैं। और सेंटर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सारे जो इंटरनेशनल तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए। उसमें यही है कि एक तो पेशेंट की विल हो, फिर उसके सारे एस्पेक्ट्स में, पर्टिकुलरली जब उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है ना, स्क्रीनिंग उसकी बड़ी अहम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी सेंटर्स में लैक करती है, क्योंकि उनमें लिवर इन्वॉल्व है, कुछ में लंग्स इन्वॉल्व है, कुछ पेशेंट की स्किन इन्फेक्शन है। तो अगर हम उसको अच्छी तरह असेस कर लें और जितनी ज़रूरी हो
उतनी उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, चाहे वो लैब की हों चाहे वो रेडियोलॉजी की हों, फिर एक अच्छा आप उसको मैनेजमेंट प्लान दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स उसमें हम जिस मॉडल को फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल, कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे उसकी जेनेटिक्स हैं, उसकी फिज़िकल इलनेस है, उसके बाकी फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल उसके वे ऑफ थिंकिंग है, पर्सनैलिटी है, और सोशल फैक्टर्स है कि फैमिली का क्या रोल है या उसके अपने सोचने का क्या अंदाज़ है। तीनों को कंसिडर करके आप असेसमेंट करें और इन्हीं लाइंस पे उसकी मैनेजमेंट हो तो डेफिनेटली फिर वो सेंटर एक अच्छा सेंटर गिना जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हमने किसी भी बीमारी को या किसी भी इशू को अछूत बना लेते हैं। अच्छा, कोई जहनी तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो तो वो पहले वो छुपाता है, फिर पूरा मुआशरा उससे कट ऑफ करता है, वो इससे ना मिलना, पता नहीं हाथ लगाने से पागलपन ट्रांसफ़र ना हो जाए। मतलब ये चीज़ें हमारे मुआशरे में एक मिथ या एक कह लें टैबू बन के फैलता है। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को हमने कैसे कवर करना है, ख़ासतौर पे जो सेंटर्स में सहूलियात हैं जैसे यहाँ मौजूद हैं, हर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ मौजूद है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट गली मोहल्लों के अंदर बहुत आ चुके हैं, बहुत लोग पढ़ के इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो लोग वहाँ जाते हैं और उसके बाद जाने के बाद वो शायद डिट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इस पूरे सिनेरियो के लिए क्या किया जाए कि लोगों, एक तो बड़ी मुश्किल से मैं कहता हूँ ये अपना बोझ उठा के किसी सेंटर में जाना कि मैं अपने आप को ये तस्लीम कर लूँ कि मैं काबिल इलाज हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, यही मानना पहले जहन के लिए बहुत बड़ी क़ुव्वत है। और फिर मुआशरे का फेस करना, उसके बाद अगर किसी ऐसे सेंटर में चले जाएँ जहाँ फिर बेचारा कहीं मैं अब दोबारा जाना ही नहीं है। जी ऐसे ही है। जो पहला एस्पेक्ट है उसको ज़ाहिर स्टिग्मा कहते हैं, जो आपने बात की बड़ी अहम है कि लोग डरते हैं कोई उन्हें क्या कहेगा, और लोग रिश्तेदार भी नाराज़ होंगे, और एक पागलपन वाला कॉन्सेप्ट है। उसने इनफैक्ट उस चीज़ ने बहुत सारे लोग जिनको माइनर इश्यूज़ के लिए हेल्प चाहिए थी वो भी डरते रजू नहीं करते। और अर्लियर स्टेज में आपको पता, अगर आप पकड़ लें एक मसले को, उसमें काउंसल कर दें, हेल्प कर दें, तो वो ना कॉम्प्लिकेशन आती है, ना बीमारी पुरानी होती है, तो पेचीदगियाँ नहीं आती, तो जल्दी अर्लियर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम पूरी दुनिया में सारे मेडिकल आस्पेक्ट में चलता है। अब फिर वो कहाँ जाएं, जैसे आपकी बात सही है कि लोग क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है। साइकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, आप इसमें फिर जनरल साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल, फिर आप कहते हैं अप्लाइड है, फिर क्लिनिकल है। क्लिनिकल ज़्यादा रेलेवेंट है। और फिर जैसे हमने पहले बात की कि ये मैनेजमेंट करना, असेसमेंट करना, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक टीम अप्रोच है, एक बंदे के बस में नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं होता। पेशेंट को तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है, तो वहाँ फिर आपको काउंसलर की भी हेल्प चाहिए, साइकोथेरापिस्ट भी चाहिए, जर्नल डॉक्टर भी चाहिए, जैसे हमने मेडिकल ऑफिसर्स रखे हैं जो शाम रात उनको कवर करते हैं, और उनकी रेलेवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिर साइकाइट्रिक मैनेजमेंट, और उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको भी ज़ाहिर है आपको ख़ुद भी और अपने बाकी अमले को भी अपडेट करना पड़ता है, फिर आप कहीं साथ साथ चल सकते हैं। और एक स्ट्रगल है जो ऑन गोइंग है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ख़ास सवाल है कि हम मुआशरे के अंदर देखें तो बिगाड़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक सिग्नल पे खड़ा शख्स गाड़ी के पास से तेज़ गुजरी, गालम गलोच, इतना स्पॉन्टेनियस, वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया सी। ये क्या ब्लड प्रेशर ही शूट है? ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे मूड्स बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से, हम अपने आप को अदम इत्माद और हमारे अंदर बर्दाश्त कम हो रहा है, जिस बिना पे हमारे पूरे मुआशरे के अंदर डाइवोर्स रेशो देखें, हर चीज़ इससे लिंक है, लेकिन हम इसे अभी भी बहुत माइनर इशू समझ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमें माशरती सतह के ऊपर एक निचली सतह से स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो बच्चों को ट्रेन करके एक दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके माशरे को डेवलप करें? जी डेफिनेटली। उसमें जब बात ऐसे आप टेम्परामेंट की कर रहे हैं, लोग हमारे इम्पल्सिव हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी वो वाली नहीं है, और जब अपना टेम्परामेंट लूज़ करके ज़ाहिर है मेजॉरिटी तो अपना नुकसान भी करते हैं, और अदरवाइज़ भी सोसाइटी के लिहाज से अच्छा नहीं है कि अगर आप टेम्परामेंट को, और उसको कैसे प्रिवेंट करना, ऑफ कोर्स उनकी कोपिंग एबिलिटी बढ़ा के, उनको टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, हार और दूसरों को स्पेस देना और दूसरे की बात को वैल्यू देना, ये स्टार्ट से इनकलकेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, स्कूल लेवल पे ही, घरों के लेवल पे भी, और लोगों को बताया जाए कि सिविक सेंस क्या है, और एक सिविलाइज्ड नेशंस में ये इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं, और बच्चों को ज़ाहिर सिर्फ पढ़ाना नहीं, प्रैक्टिकल करके सिखाना, और वो प्रैक्टिकल किन्होंने करना है, घर के बड़ों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बाकियों ने। तो जैसा वो होता देखेंगे फिर वो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा अमल करेंगे।
तो इसमें हमारी सोसाइटी को थोड़ा रेवोल्यूशनाइज होने की ज़रूरत है कि वो सब्र, तहम्मुल और तवक्कल और बाकी सारी चीज़ें, कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कुछ सोशल प्रिंसिपल्स को जितना वो फॉलो करें, हम सब के लिए अच्छा है और बेहतर है, और सोसाइटी में एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और डेफिनेटली फ़ायदा होता है उसका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ डुगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम रिहैब होम में आए थे और ख़ास तौर पे यहाँ आने का मुझे फ़ायदा, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मुआशरे के अंदर मैं कहीं अगर जाऊँ या गुफ्तगू करने का मौका मिले तो एक चीज़ ज़रूर करता हूँ कि हमें अपने मुआशरे के अंदर किरदार अदा करना चाहिए कि ताकि हम एक खुशबूदार हिस्सा बने, ना कि हम मुआशरे के लिए बदबू बन जाएं। और जब एक वो कहते हैं बारिश का एक कतरा जो है वो आप अपने आप को बनाने की कोशिश करें, उसमें तभी हो सकता है जब आप मेंटली और फिज़िकली के साथ साथ मेंटली होना फिट सबसे नंबर 1 है। और मेरे ख्याल में यहाँ आके मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई पूरे सेंटर के अंदर, आपको इससे अंदाज़ा भी ज़रूर हुआ होगा कि ये पागलपनों का सेंटर नहीं है, ये हमारी थेरेपीज़ हैं, हमारी ज़रूरत है, हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है जो हमें कहीं ना कहीं किसी भी मौके पर किसी को भी हो सकता है, ये बीमारी भी नहीं है। ये छोटी छोटी एक वजूहात हैं जिसको हम कवर अप कर सकते हैं। हाँ, बीमारी बन जाएगी अगर हम इसे मामूली समझते हुए बिल्कुल लेट डाउन कर देंगे। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।